हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी 10वीं के छात्र हैं? क्या आप भी इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आप सभी देखेंगे नए पैटर्न पर आधारित मैथ का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल नियामक ज्यामिति से लिया गया है और सवाल में बोला गया है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए आपको मैट्रिक के भी एग्जाम पेपर में इसी प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन में दिया जाएगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ऑप्शन डी में दिया जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड 100% आपको 2 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे और सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है या इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो आसान भाषा में जानिए कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का जो मान है वो 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन से चलेंगे तो 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन प्लस में जो √3 दिया गया है ये अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी को बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो पहला ऑप्शन अपरिमेय हो गया है, ऑप्शन बी भी अपरिमेय दिया गया है। अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो दिया गया है 2√3/√3 दिया गया है। तो √3 से √3 कटने के बाद जो संख्या की प्राप्ति होगी वो 2 होगा और 2 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं और Q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं आ रहा है। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, द्विघात के मतलब ही होता है 2 घात वाला समीकरण। तो द्विघात समीकरण में घातों की संख्या 2 होती है, त्रिघात समीकरण में घातों की संख्या 3 होती है। वहीं भी बात करते हैं रैखिक समीकरणों के बारे में, तो रैखिक समीकरण में घातों की संख्या 1 होती है और शून्य घाती बहुपद में बहुपदों की संख्या 0 होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए, बोला गया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। आपने त्रिकोणमिति में एक फार्मूला को याद किया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार थीटा का मान यहाँ पे दोनों में इक्वल है, यानी 45 डिग्री दिया गया है। तो उसी फार्मूला के माध्यम से इसे हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का जो मान होगा वो 1 होगा। चाहे तो आप इसे दूसरे विधि से मान सारणी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो इसे स्क्वायर कर दीजिए, और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कटने के बाद √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। इससे बटा का जोड़ बनाइएगा, भिन्न का जोड़ बनाइएगा, तो 1 + 1 यानी 2/2 कट के इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 से बोला गया है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में प्रत्येक बार इस प्रकार से तो एक सवाल 100% पूछ लिए जाते हैं कि अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है, संभावित घटना का प्रायिकता कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो इस प्रकार से मैट्रिक एग्जाम पेपर में कई तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा के लिए जान जाइए कि कोई भी घटना की प्रायिकता 1 या 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। कोई भी ऐसा संख्या है जो 1 है या 1 से कम है, तो उस घटना के प्रायिकता का तो मान हो सकता है, प्रायिकता हो सकता है, लेकिन अगर 1 से कोई बड़ी संख्या है तो उसका जो अधिकतम मान जो होगा वो अगर कोई 1 से ज़्यादा है तो उस घटना की प्रायिकता नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 को देखेंगे तो 1 से अधिक संख्या 2 दिखाई दे रहा होगा, जो कि घटना की प्रायिकता नहीं होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए
कि पाई है। काफ़ी सिंपल सवाल है दोस्तों। पाई एक परिमेय संख्या होता है। इसके साथ पाई के साथ जितने भी संख्याएं होती हैं, जैसे पाई बटा 2 हो गया, पाई बटा 3 या पाई बटा 4 हो गया, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन पाई का मान 22 बटा अगर 7 दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि 22 बटा 7 कौन सी संख्या है, तो आप अपरिमेय संख्या ना लिखकर परिमेय संख्या लिखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपको शून्य ज्ञात करना होगा, यानी दिए गए बहुपद को आपको सॉल्व करना होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, x² गुणांक कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो 1 में 1 से ना करते हैं तो आपको 1 की प्राप्ति होती है। तो +2 को ऐसे दो संख्या में आपको बांटना होगा कि जोड़ने और घटाने पे +2 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना करने पे 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x² को सेम टू सेम लिखेंगे और +2x के बदले में +x और +x लिख सकते हैं और +1 को सेम टू सेम लिख दीजिए। यहाँ पे x² और x में x कॉमन मिल रहा है, तो x को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे बाकी संख्याओं को सेम टू सेम उतार देंगे। यहाँ पे देखिए तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग a कॉमन कर लेंगे, इसे x + 1 को सेम टू सेम उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं, x + 1, और ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों उभयनिष्ठों में से हम लोग 1 लिख लेंगे, x + 1। अब एक चीज़ मैथ में आप सभी को पढ़ाया जाता है कि जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या बराबर के इधर अगर प्लस में रहता है, बराबर की ओर जाने पर माइनस में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे भी x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर ये -1 हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि दिए गए बहुपदों का जो शून्यक होगा ना, वो -1, -1 होगा। यानी आपका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, -1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यह एक वृत्त है, इस पर अगर हम स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो इस प्रकार से हम लोग अनेकों अर्थात अनगिनत अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग कर दिया जाता, आपसे पूछ लिया जाता कि एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वैसे स्थिति में आप बताएंगे कि सर एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से हम केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जिसकी लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंजिंग हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा, या ऐसे बोल दिया जाएगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, तो अनंत यानी अनगिनत। उसके बाद में क्वेश्चन 9 कहता है कि आंकड़ों 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। उम्मीद है आप सभी परिसर ज्ञात करना पिछले कक्षा में ही पढ़ चुके होंगे। परिसर ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है जिसका नाम है परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा के माने तो सबसे बड़ी संख्या, निम्न सीमा के मतलब सबसे छोटी संख्या। तो जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं उन सभी में से आपको सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना पड़ता है, उसके बाद में सबसे छोटी वाली संख्या को लिखकर दोनों को घटा दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 30 है तो हम लोग 30 लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 9 है तो हम लोग 9 को घटा लेंगे। तो 30 में से 9 घटता है तो कितना बचता है, तो 21 बचता है। यानी इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है ऑप्शन बी होगा 21। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 जो है वो त्रिकोणमिति से लिया गया है और सवाल ये बोला गया है कि sin × 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो अगर आप कोटिपूरक का फॉर्मूला याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि sin × 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होते हैं, cos × 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि sin × 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि sin × 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 11 को देखिए कि किसी घटना E के लिए P × E प्लस P × E इजकल टू क्या हो जाएगा। तो किसी भी घटना की नहीं होने की जो प्रायिकता का मान होता है ना, वो 1 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 में जो दिया गया है, प्रत्येक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से एक सवाल 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं कि दी गई संख्याओं में बहुलक क्या होगा। तो आसान भाषा में जानिए कि कोई भी ऐसा संख्या
जो किसी आंकड़े में बार बार आती हो वही आपका बहुलक होता है। आसान भाषा में कहे तो अधिकतम बारंबारता का जो मान होता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई हुई है और 3 या 3 से ज़्यादा बार आने वाला कोई अन्य संख्या नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो बहुलक का मान होगा ना वो 11 होगा, यानी इसका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 13 कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुपद नहीं है, आपको बताना होगा कि कौन सा बहुपद नहीं है। ये 4 ऑप्शन में 3 ऐसा संख्या है जो बहुपद है और कौन ऐसा ऑप्शन है जो बहुपद नहीं है, आपको देखने के बाद ही मालूम चल ही गया होगा। तो इतना जान लीजिए, कोई भी चर अगर रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं होगा। कोई भी चर है उसके पावर में बट्टा में कोई पावर दिया गया हो तो बहुपद नहीं होगा। कोई भी चर है जो बट्टा में दिया गया, जैसे 1/x हो गया, 2/x हो गया, इस प्रकार से बहुपद नहीं होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे x² देने का ये द्विघात बहुपद है, ये आपका रैखिक बहुपद है, यहाँ पे भी आपका द्विघात बहुपद दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी को देखिएगा ना तो चर को देखिए, चर पे पावर में 1/2 देने के कारण ये आपका बहुपद कभी नहीं हो सकता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 14 को देखिए कि साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा कि साइन 35 डिग्री को तोड़ना होगा। आप लिख सकते हैं कि साइन इंटू 90 में से 35 डिग्री घटाइएगा तो जाहिर सी बात है आपका 55 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में नीचे कोस 55 डिग्री जो दिया गया है इसे सेम टू सेम उतार दीजिए, कोस 55 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 55, 90 माइनस 55 डिग्री बराबर क्या होता है। तो कोटिपुरा का फॉर्मूला कहता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, 55 डिग्री को 55 डिग्री सेम टू सेम उतार दीजिए और नीचे वाला जो चीज़ है उसे आपको सेम टू सेम उतारना होगा, कॉस 55 का कॉस 55। अब कॉस 55 से कॉस 55 एक मरतबे कट जाएगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 15 को देखिए, कहता है कि एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं, -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद ज्ञात करने के लिए यानी A11 आपको ज्ञात करना होगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 11 में से 1 कम कीजिए तो 10D होता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला पे बैठाने के लिए हमको प्रथम पद A का मान की जरूरत पड़ेगी और सारवंतर D का। तो A का मान यहाँ पे -3 दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सारवंतर D का मान। D निकालने का फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान देखेंगे तो -1/2 दिया गया है, तो -1/2 लिख दीजिए और -A1 का मान, तो -A1 का मान और A1 का मान भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस +3 हम लोग लिख सकते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 होता है। -1 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका -1 ही आएगा। उसके बाद में प्लस को प्लस लिख दीजिए और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि -1 + 6 मिलकर ये 5 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। इसी हमें ये पता चल रहा है कि D अर्थात सारवंतर का जो मान है वो 5/2 आ गया है। तो आसानी तरीके से इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए A का मान, तो A का मान -3 दिया गया है प्लस 10 गुने D का मान। तो D का मान यहाँ पे 5/2 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 5/2 लिख सकते हैं। अब 2 से 10 को घटा दीजिए 5 मरतबे, तो ये 5 दूनी 10 कट जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या है वो -3 है, प्लस 5 में 5 से गुना करके देख लीजिए तो ये आपका 25 आ जाएगा। अब आपको मालूम होगा कि -3 का मतलब किसी व्यक्ति के पास 3 रुपया कर्ज है, उसे कहीं से 25 रुपया की प्राप्ति होती है। तो कर्जदार को अगर वो 3 रुपया दे भी देगा तो उसके पास अभी 22 रुपया बच जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ना वो 22 हो जाएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो 22वां पद ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों एक पूछा जाता है मूलों का योगफल क्या होगा और एक पूछ लिया जाता है मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला C/A होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे C का मान दोस्तों 1 दिया गया है, तो आप 1 लिखिएगा और A का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, तो आप 4 लिखिएगा और यही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/4। तो 1/4 आपका B में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एपी का पहला पद ए सारवंतर डी हो और एनवा पदों का योग क्या होगा। तो एनवा पदों का योग यानी आपसे एसएन का फार्मूला पूछ लिया गया है। तो दोस्तों तो एसएन का जो फार्मूला होता है वो n/2 × 2a + n-1 गुणे डी होता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। क्वेश्चन 18 कहता है कि 1/√3 बराबर क्या होगा। तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे बोला गया ये चारों ऑप्शनों में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका मान 1/√3 होता है। तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 19 को देखिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है। वहीं पे गोले की बात करते हैं तो उसका होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पे 4πr² गोला का हो जाएगा, वहीं पे अर्धगोला का 3πr² हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 20 को देखिए कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आसानी तरीके से क्या कीजिए कि cos थीटा बराबर 1 दिया गया ना, तो सेम टू सेम उतार दीजिए cos थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे √3 गुना में है तो √2 जो गुना में दिया गया है बराबर की तरह करिए भाग में हो जाएगा। अब आपको ये बताना होगा कि cos में कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो cos में 60 डिग्री और साइन में भी cos में 45 डिग्री और साइन में भी 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसीलिए क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 45 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए। क्वेश्चन 21 कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 1/α + 1/बीटा के मान को सॉल्व करना होगा। तो इसको हम लोग बट्टा के जोड़ की तरह सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा कैल्शियम अल्फा × बीटा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा अल्फा + बीटा। आप सभी को बता दें कि अल्फा + बीटा का जो फार्मूला होता है वो -b/a होता है, फिर बटा अल्फा × बीटा का फार्मूला c/a होता है। तो यहाँ पे a से a कट जाएगा और आपको जो प्राप्त होगा वो -b/c प्राप्त होगा। अब देखिए b का भी मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस प्लस हम लोग 3 लिख सकते हैं और बटा में हमें चाहिए c का मान 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से सॉल्व करने के पश्चात हमें जो क्वेश्चन के आंसर की प्राप्ति हुई है वो 3/5 हुई है। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो 3/5 ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर d बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ax² + bx + c = 0 ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसके दोनों मूल को बराबर होने के लिए d का जो मान है वो 0 के मान के बराबर होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, d = 0। उसके बाद में आइए क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 में कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, में कोटि का मान क्या होगा। और कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इसी सवाल को पूछ लिया जाता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, में भुज का मान क्या होगा। तो दोस्तों भुज पूछा जाएगा तो समझ लीजिए x को हम लोग भुज कहते हैं और y को हम लोग क्या कहते हैं, तो y को हम लोग कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे जो पहला मान होता है वो x का मान होता है, वहीं पे दूसरा जो मान होता है वो y का मान होता है। तो पहले जो होता है वो x का मान यानी जो पहला संख्या दिया गया वो भुज कहलाता है, दूसरा संख्या कोटि कहलाता है। तो दूसरा संख्या यहाँ पे -4 दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में कोटि का मान -4 होगा और भुज का मान पूछ लिया जाता ना तो क्वेश्चन का सही जवाब 3 हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों घनाभ का जो आयतन होता है ना वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद में क्वेश्चन 25 कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है, कोण A = 40 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या होगा। आप सभी समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज कोण A
कोण बी और कोण सी का जो योग होता है, तीनों कोणों का जोड़ होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का जो मान है, क्वेश्चन हमें कहता है कि कोण ए का मान 40 है, तो आप यहाँ पे 40 लिख दीजिएगा। कोण बी का मान कहता है ये 90 है, तो आप 90 लिखिएगा। और कोण सी का तो मान दिया नहीं गया है, और 180 को सेम टू सेम उतार दीजिए। अब यहाँ पे यदि आप कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख दीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए 40 और 90 को जोड़ना होगा। तो 40 और 90 कितना होता है, तो 130 होता है, जो कि प्लस में आएगा, तो इधर आकर ये घट जाएगा 130। अब 180 में से 130 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है आपको 50 अंकों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 50 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे 90-90 का जोड़ा लगाना पड़ता है। tan 25 और tan 65 को एक साथ लिखिए इस प्रकार से, tan 25 इंटू tan 65। उसी प्रकार से आपको एक और लिखना होगा tan 20 इंटू tan 70। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा tan 20 इंटू tan 70, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। दोनों में से केवल आपको एक एक को तोड़ना होगा, यानी आप tan 25 को तोड़िएगा तो कैसे लिखिएगा, tan इंटू 90 में से 25 घटाइएगा तो 65, और यहाँ पे तो ऑलरेडी tan 65 दिया गया है। तो tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 65 इंटू cot 65, और cot थीटा में cot 65 इंटू tan 65 हो जाएगा। और एक फार्मूला आप सभी को पढ़ाया जाता है कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर कितना होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 1 होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कहता है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा आर पी, तो कौन कौन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, एक है त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे ए बी और सी है। दूसरा जो त्रिभुज है जिसका नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है पी क्यू आर, इसमें दिया गया ए बी बटा पी क्यू, ए बी ये भुजा और ये भुजा के बराबर है पी क्यू, ये वाला दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद है बी सी बटा आर पी, देखिए बी सी ये है आर पी, यानी आर यहाँ पे हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा पी के, यानी कोण पी यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे कोण बी हो जाएगा। तो कोण बी और कोण पी बराबर होगा, तो ये ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में बोला गया है निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है। जैसा कि आभाज्य संख्या का डेफिनेशन आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक से भाग लगती हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए 10 में तो 10 में भाग लगती है, 21 में भी भाग लगती है, 11 में केवल भाग लगेगा 1 से या 11 से। तो आपने क्या जाना कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक से भाग लगती हो, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शनों में आभाज्य संख्या 11 दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 11 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका आसान सा ट्रिक जान लीजिए, जो चीज़ ऊपर में दिया गया होगा ना वहीं आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया तो कॉट स्क्वायर थीटा आंसर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा दिया जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद में कहता है यदि किसी एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या अर्थात r का मान क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पढ़ाया जाता है कि वृत्त का परिमाप जो होता है यानी परिधि वो 2 पाई r होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या होगा कि पाई से पाई कटेगा तो यहाँ पे 2r बचेगा। नहीं ऐसा कीजिए, एक r से एक r कटा देती हैं तो यहाँ पे केवल एक r बचेगा, यहाँ से तो r कट जाएगा। तो r बराबर कितना आ रहा है, तो 2 वर्ग इकाई आ रहा है या 2 मात्रक आ रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब भी हम एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में वृत्त की जो त्रिज्या r का जो मान आएगा ना वो 2 मात्रक आएगा, यानी आपका ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज की इस वीडियो सीरीज में बताए गए सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।